नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बाद अब फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो युद्ध चल रहा है उससे साफ जाहिर है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर आकर खड़ी हो चुकी है। आखिर मामला क्या है, कैसे इन दोनों के बीच में शुरुआत हुई, कैसे ये दोनों देश एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। मामला कुछ यूं हुआ कि इजराइल जो है वो चारों ओर अरब देशों से घिरा हुआ है और चारों ओर के अरब देश मिलकर इजराइल पर हमला करते हैं, लेकिन इजराइल तकनीकी रूप से, सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वे अकेले ही इनसे निपट लेता है। जितने भी सारे अरब देश हैं सारे मिलकर फिलिस्तीन का ही साथ देते हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ से यहूदियों का सफाया कर दिया जाए और पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन को सौंप दिया जाए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई का मामला है वो केवल एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हो चुकी थी। वास्तव में 1897 में फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था। यहूदियों ने इस उत्पीड़न से बचने के लिए एक ज़ायोनी संगठन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में यहूदियों को फिलिस्तीनी लोगों के विरुद्ध सफलता मिली और इजराइल राज्य की स्थापना कर ली। आगे जब पहला विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तब ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत ये तय किया जाता है कि पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश ब्रिटेन यहूदियों को एक देश बनाने की बात को मान लेता है। फिर आगे 1930 की बात आती है जब जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना होती है। नाजी शासन के द्वारा यहूदियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जैसी स्थिति में यहूदी लोग इस प्रताड़ना से बचने के लिए फिलिस्तीन में आकर शरण लेते हैं, फिलिस्तीन में आना शुरू हो जाते हैं। इससे धीरे धीरे फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो इससे अरब वासियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ से शुरुआत होती है यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष की। ये संघर्ष धीरे धीरे और गंभीर होता गया तथा अपने क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई सारे युद्ध लड़े गए। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो कुछ देश इजराइल का समर्थन करते हैं, कुछ देश फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन इसी दौर में इजराइल तकनीकी दृष्टि से अत्यंत आगे निकल जाता है तथा एक टाइम उसके पास ऐसा भी आता है कि जब वे चारों ओर अपने शत्रुओं से घिरा होता है तो इसके बावजूद भी वो अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ रहा था। तब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस मुद्दे पर यह निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। उसमें से एक हिस्सा फिलिस्तीन को दे दिया जाए तथा दूसरा हिस्सा इजराइल को दे दिया जाए, मतलब यहूदियों को दे दिया जाए। अब यह निर्णय यहूदियों द्वारा तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अरबों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के इस निर्णय को मानने से साफ इनकार कर दिया गया, क्योंकि फिलिस्तीनियों का कहना था कि ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। इस कारण से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निर्णय को मानने से साफ इनकार कर दिया। ये तनाव की चरम सीमा 1948 ईस्वी तक आते आते इस स्तर पर पहुंच गई कि इन दोनों के देशों के बीच युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा। 1948 ईस्वी में 4 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत से लोग घर से बेघर हो गए, बहुत से लोग घायल हुए, लेकिन इजराइल ने अकेले ही इन 4 देशों की संयुक्त सेना को पराजित किया और अब इजराइल ने विस्तारवादी नीति अपनाते हुए यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच होने वाले इस भीषण संघर्ष के कारण फिलिस्तीन के लोगों ने एक संगठन फिलिस्तीन मुक्ति संगठन बनाया। भारत ने भी 1974 में इस संगठन को मान्यता प्रदान की। उस समय फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला भारत विश्व का पहला गैर अरब देश था। इसके अलावा 1988 में फिलिस्तीन को भी औपचारिक रूप से एक देश के रूप में भारत ने मान्यता प्रदान कर दी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 1967 में फिर से एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में इजराइल ने अरब देशों के लोगों को भगा भगा कर मारा, उनकी सेनाओं को बुरी तरह से पराजित किया। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य चलने वाले इस लंबे संघर्ष के बीच फिलिस्तीन के लोगों ने आतंकवाद के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने का विचार बनाया। उन्होंने 1987 में हमास नामक एक आतंकवादी संगठन का गठन किया।
इस आतंकवादी संगठन का उद्देश्य जिहाद का सहारा लेकर स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना करना था और एक भूभाग पर पूरा का पूरा कब्जा करना था और आतंकवाद के माध्यम से इजराइल को कमज़ोर करना था, जो कि आज पाकिस्तान की नीति है। पाकिस्तान भी तो यही करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और यही हमास संगठन करना चाहता था। और ये हमास संगठन एक कट्टर मुस्लिम संगठन है। इस संगठन को सीरिया और ईरान द्वारा समर्थन भी प्रदान किया जा रहा है। अगर बात वर्तमान की करें तो इस संगठन ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर रखा है। हमास जो है वो ओस्लो शांति समझौते को मानने से भी इनकार कर देता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब तक 2 विद्रोह हुए हैं। पहला विद्रोह फिलिस्तीन विद्रोहियों ने इजराइल के विरुद्ध 1987 में शुरू किया, जब गाजा पट्टी में जो यहूदी लोग रहते थे उन्होंने हमास के आतंकवादियों ने उनको मार मार कर भगाया। लेकिन इजराइल कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इसी बीच अमेरिका और रूस ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक ओस्लो शांति समझौता का कराने का निर्णय लिया, लेकिन इस निर्णय को हमास के आतंकवादियों ने मानने से साफ मना कर दिया। इस शांति समझौते में ये तय किया गया था कि गाजा पट्टी वाले क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। उनमें से एक हिस्सा फिलिस्तीन को और दूसरा हिस्सा इजराइल को दे दिया जाएगा। लेकिन हमास ने इस शांति समझौते को बिल्कुल नहीं माना। 2016 में यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद पर से यहूदियों का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया था और ये कहा था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के किसी भी धार्मिक तत्व के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इस मस्जिद पर यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2021 में फिर से युद्ध आरंभ हुआ। मैटर कुछ यूँ हुआ कि इजराइल के सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम के हराम अल शरीफ की अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया। अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद विश्व में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इजराइल द्वारा की गई इस घटना के विरोध में हमास के आतंकवादी संगठन ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अनेक रॉकेट लगाए। इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर अनेक रॉकेटों से हमला किया, लेकिन इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के कारण हवाई हमलों में इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर बात करें फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन ये चाहता है कि 1948 के पूर्व फिलिस्तीनी के लोगों की जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल कर दिया जाए और गाजा पट्टी वेस्ट बैंक का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन को दे दिया जाए। अगर बात यरूशलेम की करें तो फिलिस्तीन चाहता है कि यरूशलेम का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा दोनों को विभाजित किया जाए। इनमें से पश्चिमी हिस्से को बेशक इजराइल को दे दिया जाए, लेकिन यरूशलेम के पूर्वी हिस्से को फिलिस्तीन को दे दिया जाए, जबकि इजराइल ये चाहता है कि पूरे के पूरे यरूशलेम को केवल इजराइल का ही अधिकार बना रहे। इसके अलावा इजराइल की ये चाहत भी है कि वैश्विक स्तर पर इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। इजराइल देश यरूशलेम से अपने किसी भी दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करें तो कुछ देश इजराइल का पक्ष ले रहे हैं और कुछ देश फिलिस्तीन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा देश इस समस्या के प्रभावी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका है। अगर बात अमेरिका की करें तो अमेरिका तो इजराइल का पक्ष लेता है शुरू से ही, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है और अपनी आत्मरक्षा करने के दौरान यदि वे किसी दूसरे देश पर सैनिक कार्यवाही भी करता है तो इसे किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इस दोस्ती की मुख्य वजह यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदियों की आबादी इजराइल में उपस्थित यहूदियों की आबादी से कहीं अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र में यहूदियों का बहुमूल्य योगदान है। इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से इजराइल के साथ खड़ा है। अब अगर बात भारत की करें तो भारत ने अब तक फिलिस्तीन का सहयोग किया है। जब कभी संयुक्त राष्ट्र संघ में ये विवाद उठा है तो भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1992 से पहले भारत के इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं थे। 1992 में पहली बार भारत ने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की।
वर्तमान में भारत और इजराइल विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर रहे हैं। भारत अब इजराइल से काफ़ी मात्रा में सैन्य सामान खरीद रहा है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए अभी जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है उसमें इजराइल ने भारत को अत्यधिक सहायता दी है। इसके अलावा भारत और इजराइल कृषि के क्षेत्र में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अगर बात यरूशलेम की करें तो यरूशलेम एक ऐसा पवित्र स्थान है जो ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों ही धर्मों के लिए बहुत अधिक धार्मिक महत्व रखता है। यहूदी धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तक हिब्रू बाइबल में इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन काल में राजा डेविड ने अपने इजराइल साम्राज्य की राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बनाया था। अब यदि ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर एक पवित्र चर्च स्थित है। इस लिहाज से ईसाई धर्म में भी यरूशलेम का अत्यंत पवित्र स्थान है। इस्लाम धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों को मक्का और मदीना दोनों पवित्र स्थलों के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इस कारण मुसलमानों की धार्मिक भावना यरूशलेम के साथ अत्यधिक गहराई से जुड़ी हुई है। अगर देखें तो यरूशलेम पर किसी एक धार्मिक व्यक्ति का या एक धार्मिक पक्ष का पूर्ण दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी एक पक्ष का पूर्ण दावा स्वीकार करने की स्थिति में दूसरा पक्ष अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और उसके बाद वो हिंसा करेगा ही करेगा। इन दोनों पक्षों के बीच के युद्ध को समाप्त करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यदि समाधान की पहल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, रूस अगर इन जैसे देशों के माध्यम से की जाएगी तो ये सभी ऐसे देश हैं जिन पर दोनों पक्षों के द्वारा पूर्ण विश्वास नहीं किया जाएगा, जबकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिस पर दोनों पक्षों का पूर्ण विश्वास है। ऐसी स्थिति में भारत इन दोनों देशों के समाधान के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है और जो वर्तमान में लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो रोक सकता है, क्योंकि भारत की स्थिति विश्व स्तर पर आज के दौर में बहुत मजबूत बन चुकी है। थैंक यू।